नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और अब तक हमने जो भी कराया अपने इस चैनल पर यूपीपीसीएस मेन से संबंधित कराया था, आंसर राइटिंग कराई थी और आंसर राइटिंग कराते रहेंगे। एक दो क्वेश्चन की तो डालते ही रहेंगे, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये यूपीपीसीएस प्री 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और मैंने जैसा बोला था कि मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और करंट अफेयर्स, और तीसरा रहेगा अपना मॉक टेस्ट। ये तीन चीज़ों पर अप्लाई करेंगे और ये तीनों चीज़ें सफिशिएंट है। अब सफिशिएंट के लिए तो और भी कुछ नहीं रहता, सिलेबस अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, तो ये तीनों चीज़ें तो मस्ट हैं। फिर लास्ट के मोमेंट पर ये चीज़ें बहुत ही सटीक काम करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें अब जो करंट के क्वेश्चन रहेंगे, अब 2013 के करंट से कोई लेना देना तो है नहीं आपका, करंट तो वैसे भी पिछले 6 महीने की ही आती है, तो वो क्वेश्चन छोड़ दिए गए। बाकी जो क्वेश्चन है ना स्टडी पोर्शंस के जो रहे हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ये वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 2013 से 2023 तक के जितने भी पेपर रहे हमारे वो सब करा दिए जाएंगे। लगभग 12-13 पेपर बैठेंगे क्योंकि 2015 वाला प्री एग्जाम भी हुआ था, तो वो 2 पेपर रहेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करें। तो इसमें दिखाई दे रहा होगा ये दूसरी ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसको पढ़ाने के लिए। पहले मैं वन नोट में चलाता था, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा रहेगा आज का सेशन हमारा। तो निम्न रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? ये क्या पूछ रहा नहीं होता। इन क्वेश्चनों में जब भी आप करते हो तो नहीं पे बहुत ध्यान दें। तो पीत ज्वर होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, तीनों होते हैं, लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होता। ये होता है आपका क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स। ठीक, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है आपका क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या है? अब प्रोटीन, जब आप जिम में जाते हो, मसल्स के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, मसल्स टूटती हैं, बनती हैं, तो बच्चों में भी प्रोटीन अगर कम हो, हम बोलते हैं कि दाल खिलाओ उनको प्रोटीन के लिए, उनकी हाइट भी बढ़ेगी। फिर तो प्रोटीन की न्यूनता का कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी होगी, हेल्दी दिखाई देगा तो मरा मरा सा दिखाई देगा, तो वो रोग है मरासमस, उससे उत्पन्न होता है मरासमस। और बाकी ये जो है पिलाग्रा, बेरी रिकेट्स, तो ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हो लगभग ये जो है पॉइंट, ये विटामिन बी, रिकेट्स हो गया, विटामिन डी, तो विटामिन वाले क्वेश्चन आते ही हैं, तो विटामिन से संबंधित आपको पढ़ना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने का मतलब ये होता है कि आपको वो सिलेबस का वो सेक्टर पता चल जाएगा जिस पे आपको फोकस करना होता है, तो विटामिन को अच्छे से करो। ठीक है ना, तो विटामिन का क्वेश्चन आता जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों द्वारा, कुछ कवक द्वारा, कुछ बैक्टीरिया द्वारा, कुछ फफूंद द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से? तो इसका आंसर है आपका बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोफिल हरी पत्तियों में जो होता है, तो उसमें तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा 6CO2 + 6H2O, है ना। तो लाइट पड़ेगी, इस पे प्रकाश रहेगा, है ना। तो उसके बाद बनेगा ग्लूकोज आपका C6H12O6 प्लस फिर ऑक्सीजन निकल आएगी 6O2। ये तो उसका है जो वृक्ष करते हैं, वो दृश्य भाग से करते हैं, है ना। ये ताकि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का इस्तेमाल करता है कोई प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, वो है बैक्टीरिया आपका। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान में से कहाँ पर स्थित है? मानसिक रूप से, तो मेंटली रूप से अगर आप विकलांग हो जाओगे तो चले जाओ असदुद्दीन ओवैसी जी के यहाँ, वो हैदराबाद से तो सांसद रहते हैं, तो हैदराबाद में है संस्थान। इसका मतलब आप क्वेश्चन देखते जाना, इसका मतलब जो संस्थान है वो भी आपको याद होना चाहिए, उसका संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल और किस किस में होता है? ये आप देख सकते हो कि अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में होता है, सर्च लाइट होता है ना, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल अवतल दर्पण का होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन वाले, साइंस वाले क्वेश्चन आपको रिपीटेशन बहुत मिलते हैं, है ना। पर्यावरण वाले क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत मिलते हैं, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। 21/23 का पेपर जब देखने को आपको पता चलेगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांक के द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो बेतार संचार होता है, कौन सी सतह परावर्तित करती है? आयन मंडल। आयन मंडल, क्योंकि अभी वायुमंडल है, जैसे वायुमंडल आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा, तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है, आयन मंडल है। तो बेतार संचार की जो तकनीक है वो आयन मंडल यहाँ से प्रभावित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? अवरक्त, है ना। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अवरक्त विकिरण का। ठीक है ना, तो सिर्फ ये टीवी के लिए नहीं है, अब आप देख सकते हो कि आप पंखा भी चला रहे हो लेटे, है, उसमें भी यूज हो रहा है। कूलर, पंखा, वातानुकूलन यंत्र भी हैं, तो उनमें भी इस्तेमाल हो रहा है। आगे, निम्न देशों को उनके नाभ की शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में। अब इस क्वेश्चन को आप जब देख रहे होगे तो आप, ये 2013 का क्वेश्चन है और आज है 2024, तो अंतर तो कुछ आंकड़ों में आ चुका होगा कि ये पूछ रहा है कि नाभ की शक्ति संयंत्र, तो संयंत्र घटते बढ़ते रहेंगे और ज्यादा तो बढ़ी गए, तो नाभ की शक्ति संयंत्रों की संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे ज्यादा किसका है? यूएसए के। अब यूएसए का आप सबसे ज्यादा दिखाओगे, और ये पूछ रहा है कि अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, सबसे पहले ज्यादा बताओगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा 4, तो 4 ऑप्शन आप खोज लोगे, है इस तरीके से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? बताओ कौन सा सही होगा? तो 4, 1, 2, 3, मतलब सबसे अधिक है यूएसए में, उसके बाद है फ्रांस में, उसके बाद है जापान में, और उसके बाद है रूस में। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो कि यूएसए और रूस लगातार वैसे आते हैं ना, यूएसए के बाद तो रूस ही आएगा फिर। तो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन कितने घट जाएंगे? अमेरिका में 104 है, फ्रांस में 58 थे, तो कितने बढ़ सकते हैं? और रशिया में 33। लेकिन फिर भी ये चीज बताती है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करें, करंट अफेयर्स में अगर ये चीज अपडेट हो रही है तो वो अपडेट की है। क्यूरियोसिटी रोवर, मैसेंजर, रुस्तम, आकाश, अब ये वो है कि जिस समय पे ये पेपर बना होगा 2013 में, उस समय इन सब की चर्चा नहीं होगी, है ना। तो वो जो शब्दावली होती है उस शब्दावली को भी हमें देखना होता है कि ये किससे रिलेटेड है।
ठीक है ना, उस सबको भी जैसे मैच करने के लिए अब तो क्यूरियोसिटी जो रोवर है वो क्या था, वो था आपका यूएसए का मंगल ग्रह, यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। तो ए का थर्ड से मिल रहा है और ए का थर्ड से सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो उसके बाद आपका सी ऑप्शन ऐसे लग जाता है, बी का 4 से मिला तो सी का 2 से और डी का 1 से। जब मैचिंग वाले जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वैसे आते हैं बड़ी जी, क्योंकि एक अगर आप पकड़ गए तो आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी और भी आप देख सकते हो कि मैसेंजर क्या है, रुस्तम क्या है ना, तो बी का 4 से मिलेगा तो नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है ना, और रुस्तम का 2 से मिलेगा तो डीआरडीओ का मानव रहित ये यान था रुस्तम। और आकाश क्या है आपका टैबलेट है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न विकिरण अवशोषित किया जाता है, कौन सा? क्लोरीनीकरण होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? क्लोरीनीकरण। बाकी आप देख रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। साइंस के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। प्रशीतलन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, मतलब प्रशीतलन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कैसे भाई? वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करता है? कम कर देता है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। ये प्रशीतलन वही है। कोल्ड स्टोरेज में तुम क्यों रखते हो भाई अपने खाद्य वस्तुओं को? कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखा जाता है? जब सीजन नहीं होता उन खाद्य पदार्थों का तभी वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो खराब नहीं होते, उसमें उनकी खराब होने की वजह से तो रखा जाता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ये बता रहा है कौन सा सही नहीं। तो यह है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अगर बुढ़ापे से रक्षा कर रहा होता तो हो सकता है अनिल कपूर की रक्षा कर रहा हो, अनिल कपूर बूढ़े नहीं होगा, बट अगर ऐसा होता कि बुढ़ापे के लिए जो उत्तरदायी कुछ मूलक है कि लोग बूढ़े ही ना हो, उसकी अगर रक्षा कर सके टायरोसिन तो ज़्यादा होता है, लेकिन यही बात गलत है। बाकी इसकी ऊपर की दोनों तीनों बातें सही है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन अलवर संत नहीं है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। तो साउथ में आपने देखा होगा कि एक अलवर थे, एक नैनार थे। अब नैनार तो नयन है, नयन है, तीसरी जगह शिवजी है, तो शैव संप्रदाय से संबंधित थे वो नैनार थे, अलवर संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से थे, ठीक है। तो अलवर संत नहीं है, ये कौन है आपकी? वो है त्रिज्ञान, ये नैनार संप्रदाय से संबंधित है। बाकी आपको तीन नाम याद कर लीजिए कि पोएगई, पूनम, त्रिमंगलई, ये तीनों वैष्णव संप्रदाय, सॉरी अलवर संप्रदाय से हैं। अलवर वैष्णव संप्रदाय था और त्रिज्ञान ये नैनार संप्रदाय से हैं, जो शैव शिवजी को मानते हैं, ठीक है। आगे गौतम बुद्ध द्वारा, अब देखो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा डीपली और ढंग से पढ़ लो, यही तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमें एक आइडिया होता है ना। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मतलब जब महान परिनिर्वाण का हुआ, मरने से पहले, सीधा सीधा बोलो, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उससे पहले उन्होंने अंतिम जो व्यक्ति को दीक्षित किया था वो कौन था? वो था सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध। बाकी और नाम भी तुम्हें याद होगा, आनंद का नाम सुना होगा, प्रिय सिद्धार्थ। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? देखो जब भी हिस्ट्री से क्वेश्चन इस टाइप के उठते हैं तो वो आपकी कृषि व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसमें। तो सीता क्या है? सीता है सरकारी भूमि से प्राप्त आय, मतलब राज की भूमि से प्राप्त आय। जैसे आज की डेट में सरकारी जमीन भी होती है और लोगों की निजी जमीन भी होती है। अब सरकारी जमीन से जो भी प्राप्त हो गवर्नमेंट को उसे हम सीता बोलते हैं। उस समय मौर्य काल में सीता बोलते थे उसे, जो सरकारी जमीन हुआ करती थी, राज की भूमि थी, उससे जो प्राप्त आय होती थी उसे सीता बोला जाता था, ठीक है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है। फिरोज तुगलक ने काफी चीजें स्थापित करी थी, ये जोना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का भाई। तो क्या इन्होंने किया था बताइए? एक खैराती अस्पताल, एक दानशाला, एक पुस्तकालय, या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि। तो इनके द्वारा था एक खैराती अस्पताल, और वो खैराती अस्पताल को बोलते थे दारुल सिफा, मतलब दवा दारू का बंदोबस्त, भैया दारू का तो नहीं होगा, दवा हो जाएगा, तो एक खैराती अस्पताल फिरोज द्वारा दारुल सिफा। ये पूरा आंसर नहीं लिखा गया क्योंकि पीपीटी बनाई गई थी इसकी, मतलब ये क्वेश्चन ये था कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सिफा क्या था, ये पूछा है कि क्या था दारुल सिफा, तो वो खैराती अस्पताल था, ठीक है ना। उन्होंने और भी चीजें करी थी, दीवाने खैरात, गरीबों के लिए दान विभाग था उनका, दीवाने खैरात। आज भी बोलते हैं कोई चीज मिल जाए तो खैरात में थोड़ी मिली, मेहनत से मिली। खैरात मतलब ऐसे ही मिल जाना, गरीबों के लिए दान विभाग था जो फिरोज तुगलक ने बोला था। दफ्तर रोजगार वो बेरोजगारों के लिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो चांदी का टंका, अच्छा इसको मैंने एक तरीके से याद किया होता है, वैसे इसका आंसर पहले सुन लो, इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो चांदी का जो सिक्का था टंका, उसका नाम था टंका, वो जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था इल्तुतमिश, जो कि 1211 में गद्दी पर बैठा था। ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। तो असली सुल्तान दिल्ली का तो यही माना गया था, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना बट एक्चुअल में ये था क्योंकि जब उन्होंने शासन किया था उनकी कैपिटल लाहौर थी और इल्तुतमिश ने शासन किया था, तो इन्होंने कैपिटल बदल के दिल्ली कर दी थी, इसलिए इनको दिल्ली का वास्तविक सुल्तान मानते हैं, दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश को 1211 में इन्होंने सत्ता संभाली थी। तो इनके जो सिक्के जारी हुए थे, चांदी का टंका और पीतल का क्या? पीतल का तुम्हारा तांबे का जीतल, तांबे का जीतल। तो इसको याद कर लिया था ताजा चांटा, कभी खाया है तुमने? इल्तुतमिश ने खिलाया था ताजा चांटा। तो इससे याद ऐसे होगा कि तांबे का था जीतल और चांदी का क्या था? टंका, चांदी का टंका जारी करा था इन्होंने, और तांबे का जारी किया था जीतल। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, अपनी मौलिक से चीजें याद रहती है, एक बार याद हो जाती है आदमी भूलता नहीं है, बाकी तो पढ़ते हो बार बार। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से जो प्रसिद्ध मंत्र है वो सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो आपको भी मालूम है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में था? ये थर्ड मंडल में, ये जो मिला है वो थर्ड मंडल में था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र था ऋग्वेद के थर्ड मंडल में, ठीक है ना। इसे सविता मंत्र के नाम से जानते हैं, जो गायत्री मंत्र है इसको सविता मंत्र के नाम से भी जानते हैं, और सूर्य देवता की आराधना में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? उन्हें किसको? शिव जी को ही। तो शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो वो है आपकी क्या? शिक्षक के रूप में। उन्हें बताते हैं कि गुरुओं के गुरु है ना, वो जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है शिव जी की, बोलते हैं गुरुओं के गुरु, ठीक है ना। तो भगवान शिव की अनेक अवस्था पाई जाती है आपको मालूम है मूर्तियों में। तो ये जो है दक्षिणामूर्ति बोली, तो भगवान शिव की बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा में, मतलब हिंद महासागर की ओर मुंह करके,
तो इसे इस मूर्ति में भगवान शिव को गुरुओं के गुरु के रूप में दिखाया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? देखो इंडिया में चीनी लेखक आए, आपने ह्यूमेन संघ का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन के समय पे आए थे। तो और भी चीनी लेखक बहुत सारे आते हैं। उन्होंने भारत का उल्लेख जो किया वो किस नाम से करता है? यिंतु। किस नाम से? यिंतु। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर की इच्छा थी तो किसने किया था भाई रामायण का फारसी में अनुवाद? किसने गुस्ताखी करी थी भाई? तो वो करी थी गुस्ताखी कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है भाई, हमारा अब्दुल ऐसा ही है, इन्होंने रामायण को फारसी में लिखा था। वो बोलते हैं ना, वो लफ्ज़ वाले केस में बोल जाते हैं कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो चलो यहाँ तो अब्दुल हमारा ऐसा ही था कि उन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। अच्छा ये नाम जो आपको और भी दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन में, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब अकबर के समय के दरबारी कवि थे। अबुल फजल ने आईने लिखी, अकबर नामा लिखी है ना, अब्दुल रहीम खान भी इनके दरबार में रहते थे। बट रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया है वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आप देखोगे नामों को खुर्रम है, खुसरो है, महावत खां है, इन्होंने तीनों ने किया था। 2 3 4 खुर्रम को शाहजहां, खुर्रम को बोलते हैं, इनका जो नाम था ये बाद में शहंशाह बनेंगे और इनका नाम था शाहजहां। खुसरो जो थे इनको मार दिया गया था जब इन्होंने विद्रोह किया था, तो इनको कैद में डाल करके बाद में थोड़ी देर बाद इनको मार दिया गया था। इनकी हेल्प करी थी मिर्जा कोका ने, मिर्जा कोका का आप नाम सुनोगे। फिर लास्ट में आप देखोगे महावत खां ने भी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसके बाद तो आपको मालूम है खुर्रम शासन करेंगे, शाहजहां बनेंगे नेक्स्ट शासक। चलिए निम्नलिखित में से जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ये क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए मिल ही जाता है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो कौन था आपका? विलियम हॉकिंस। 1608 की बात है ना, 1608 की बात है। जेम्स प्रथम ने जो ब्रिटिश शासक थे है ना, उन्होंने अकबर के दरबार में भेजा था विलियम हॉकिंस को, लेकिन आते आते अकबर जी तब तक परलोक सिधार चुके थे और सत्ता संभाल ली थी जहांगीर ने। तो उस समय विलियम हॉकिंस 1608 में यहाँ आए थे। ठीक है और भी आप नाम सुन लो, विलियम फिंच है, पीटर डेला विला है, एडवर्ड टेरी है। ये सब कहाँ से थे? पीटर डेला विला ये तो राहुल गांधी जी की ननिहाल से थे, उस इटली से। ठीक है एडवर्ड टेरी अंग्रेजी पादरी थे ये है ना। और ये आपके जो विलियम फिंच है ये कहाँ से थे? फिर ये भी कहीं से होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करने के लिए आए थे। ठीक है ये विलियम हॉकिंस के साथ ही आए थे भारत की यात्रा पर, विलियम फिंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपको सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो नहीं पूछा है, नहीं पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका दास्ता का अंत मेलकम के टाइम किया गया। आप इसके 4 ऑप्शन देखिए। देखो पुनः जजिया कर जो है ये सही है कि फर्रुख सीर ने लगाया था, क्योंकि 1713 में जब ये गद्दी पाए थे तो 1713 में इन्होंने हटा दिया था, 1713 में हटा दिया था। लेकिन 1717 में फर्रुख सीर ने जजिया कर पुनः लगा दिया। और जजिया कर किस पे लगता था? गैर मुस्लिमों पर, मतलब हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक है आगे मसूली पट्टनम अधिकार फोर्ड के समय पे हुआ था, बिल्कुल सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद किया जा सकता था और लगाया जा सकता था कि अगर आपको इनका टाइम पता हो, विकास का हुआ 1843 में, अगर आपने गवर्नर की जो याद की होगी काल, उससे याद होता है। ये सती प्रथा अधिनियम कब आया इस पे? तो 1829 में आया था। उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उस तरीके से जो गवर्नर का हम काल कार्यकाल पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लग गया था। ठीक है निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरड़ा आसिफ अली जुड़ी है? कौन सा आंदोलन है अरड़ा आसिफ अली से जुड़ी है? वो था भारत छोड़ो आंदोलन। अरड़ा आसिफ अली को तो ऐसे अचानक से जब आया नाम तो वो गदर वाली संधि याद आ गए। अशरफ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद था, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। तो यहाँ पे हमारी अरड़ा आसिफ अली भूमिगत रह करके जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को छिड़ चुका था, बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जब पकड़ लिए गए और जेल में डाल दिए गए, तो उस समय भूमिगत रह करके अरड़ा आसिफ अली ने उस मूवमेंट को आगे चलाया था। ठीक है बड़ा नाम है काफी। ठीक है और लड़ाकूपन की अधिक मिसाल तो थी ही वो है ना। इनके साथ में और भी काफी नेता उस समय उभरे थे, जो बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे समाजवाद से लेकर के। जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, उस समय 1942 की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको सुमेलित करने के लिए है ना। तो ये इधर सूची दे दी है कुछ राइटर की जिन्होंने बुक लिखी है। तो बुक्स भी आपको याद करनी है किसने कौन सी लिखी है ना। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय की तो लेडी कैथरीन मेयो, लॉरी कॉलिंस एंड डॉमिनिक मेयो। अच्छा ये दोनों आपको अजीब सही नाम लग रहे होंगे, तो दोनों पहले पूछो कि जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डी का 3 कहाँ मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है डी के 3 से। राम मनोहर लोहिया की मदर इंडिया फ्रीडम एट मिडनाइट, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, तो ये यहाँ से मैन। तो सी का 4 होगा। अब सी का 4 सिर्फ एक में है, तो आंसर आपको मिल गया। ये रहा। तो पहले जो आपको कंफर्म पता हो उसको जाओ और क्वेश्चन क्लिक करो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन हमने पहले ही रीड मार दिए थे। एक को पता होती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 2 बचे उसमें से राम मनोहर लोहिया को मिला दी किताब को हमने, मिल गया हमको आंसर है ना। तो यहाँ 1 और 2 आप याद कर लो कि मदर इंडिया इनकी है और लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियारे फ्रीडम एट मिडनाइट, तो ये किताब याद कर लो। चलो चलो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने करी थी? कौन ही कर सकता है? हमारी इंडियन टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर नहीं भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? किसने किया था 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में? कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है सही जवाब है ना। कुछ क्वेश्चन का अगर आंसर आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण में 3 कठिया प्रथा, तो ये थी 3 कठिया मतलब 3/20, 3/20 इसको बोलते हैं। ये हटा दो इसको 3/20। तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना कंपलसरी कर रखा था, इसी को बोलते हैं चंपारण बिहार का इलाका है। ठीक है ना, नाम तो खूब सुना होगा चंपारण का। तो 1917 में यहीं पर आपको सुना होगा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। कहाँ पर? चंपारण में।
तो तकाबी ऋण बोलते थे उसको, तीन कटी व्यवस्था थी। अब जब किसानों की हालत दयनीय हो गई तो हो गया आंदोलन। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? मतलब तानाशाह रखे थे गांधी जी, फुल सलमान खान वाली एंट्री में थे, घमंड में आ गए थे क्या? सॉरी, चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से जुड़ेगा। ये है कराची अधिवेशन का मामला, क्योंकि उस समय इन पर बहुत प्रेशर था, है ना। इनकी जो भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी, है ना। जो गांधी डार्विन समझौता हुआ था तो 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। अब गुस्सा था लोगों में, इनके खिलाफ युवाओं ने जो है काले झंडे लगा दिए थे जब अधिवेशन हुआ। तो और वो अधिवेशन आपका 29 मार्च तक चला था, 26 से 29 मार्च तक, तो 3-4 दिन बाद ही हुआ था। तो उसी में गांधी जी ने बोल दिया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो वो कराची अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी, ठीक है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है, ठीक है ना, बताइए किससे संबंधित है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1884 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनकी और आप बुक्स वगैरह देखोगे तो बहुत फेमस है, केसरी और मराठा, नाम तो लगेगा मराठा, मराठी में होगी नहीं, वो इंग्लिश में, केसरी आपको मराठी मिल जाएगी। तो ये भी याद करने हैं, बाकी सारे नाम आपको याद होने चाहिए, इनके काम याद होने चाहिए, समय था, जस्टिस बर्नार्ड, इनके क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? बाल गंगाधर तिलक। अब जो जिसको परेशान करेगा उनको लगेगा इनको मैंने 70,000 रखी थी उन्होंने अकेले अंग्रेजों की, तो भारतीय शांति के जनक किसने बोला था? वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन इसी के नाम पे है, वैलेंटाइन डे 14 अप्रैल का, नहीं मजाक कर रहा हूँ, इनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने बोला था कि तिलक भारतीय शांति के जनक है। और ये सब नाम सब जाने पहचाने लग रहे हैं, इन सब नाम को तुम सुनोगे, वे मिलर, लॉर्ड रीडिंग, लुई फिशर। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, किसका आधार बनी थी? क्या ही बना सकते हो यार तुम, विभाजन ही करवाओगे। तो देश के विभाजन की, किसकी? देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही हमारे देश का विभाजन हुआ था। तो ये देश के विभाजन की आधार बनी थी माउंटबेटन योजना। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो इसको ऐसे याद रख लो कि नजदीक रखिए 2 साल 4 महीने। अब 2 साल में 24 महीने हो जाएंगे, 4 महीने मैंने बोला है, 2 साल 4 महीने 24 और 4 28, ऐसे याद कर लो। 28 महीने चली थी सरकार। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसने करी थी? तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में ये मुद्दा उठा था। नेहरू रिपोर्ट आपकी आई थी 1928 में, ठीक, जिसकी अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। तो उस ये कह किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक, तो किसने? नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उसमें और भी सदस्य थे जिसमें सर तेज बहादुर सप्रू, जयकर नाम। तो ये आंसर आपका बनेगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। और भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी उसके सदस्य थे। तो आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की लाल किले में चल रहे मुकदमे उनके 25 मिलियन में किसने वकालत की थी? अब ये क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो लाल किले में चल रहा था मुकदमा आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर, तो किसने वकालत की थी? बताइए। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सर टी.वी. सप्रू। बताइए, सही लगाया मैंने? टी.वी. सप्रू का नाम याद है तुम्हें? इनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। और भी थे, भूलाभाई देसाई थे, के.एन. कार्ड भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो इन अधिकारियों का मुकदमा लड़े थे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो काफी लोगों ने बहुत कुछ लौटाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ये कह रहा है कि वायसराय की कार्य परिषद ने किसने इस्तीफा दे दिया था? तो भैया जो उनकी कार्य परिषद में होगा वही तो इस्तीफा देगा। तो किसने दिया था? सर शंकर नायर। नाम थोड़ा ऐसा है कि कम सुना होगा तुमने, लेकिन अब तुम कर लोगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये नाम भी तुम्हारे पास आ चुका होगा। जिन रास्तों से कभी गुजरे नहीं उनके रास्तों के गड्ढे कहाँ पता रहते हैं, जिन रास्तों से हम डेली गुजरते हैं उनके गड्ढे तक याद हो जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्न, अब आ गया हमारा पॉलिटी सेक्शन। तो भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ये है भैया 169। मैंने इसको याद रखा था 13 का स्क्वायर, 13 × 13, एक बार समाप्त करेंगे एक बार बना देंगे। तो विधान परिषद की स्थापना की समाप्ति की गई व्यवस्था की गई थी आर्टिकल 169, ठीक है ना। और बाकी आर्टिकल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो बाकी ऑप्शन के आर्टिकल है। तो आर्टिकल 168 में जैसे रखा है कि राज्यों में विधानमंडल का गठन, ये तो क्रम से है चीजें। 168 में विधानमंडल का गठन किया जाएगा, मतलब पहले विधानमंडल का गठन, ऊपर लिख दे रहा हूँ विधानमंडल में क्या है आपका, जो है बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल में क्या? विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, इससे मिलकर बनेगा ना। और विधान परिषद कितने स्टेट में विधान परिषद है भारत में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी अगर ये वीडियो देखेगा, पूरा देख रहा होगा, तो बताना जरूर कि कितने और कौन कौन से स्टेट है, वो नाम भी बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके कि जहाँ विधान परिषद है। तो 168 में विधानमंडल का गठन है। 169 आपने देख लिया, इसमें विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है। 170 आपका संबंधित है विधानसभाओं की संरचना से, 70 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है और 71 आपका विधान परिषद की संरचना से संबंधित है, जो दोनों मिलकर के बना लेते हैं 168 विधानमंडल को। तो है ना क्रम तय। चलिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसके लिए? SC और ST के लिए। यह है आपका 338 और 338A, ठीक है। काफी नजदीकी के ऑप्शन थे जब हम ये भाग वगैरह पढ़ते हैं पॉलिटी में, कि पार्ट याद कर लो आप, अनुसूचियों के तौर पे याद कर लो कि पार्ट 5 में कहाँ तक कितने से कितने आर्टिकल है, पार्ट 6 में कितने से कितने आर्टिकल है, किसमें किसकी चर्चा है, तो उससे एक अंदाजा लग जाता है। बट जब नजदीक का दे देते हैं तो उसमें याद होना बड़ा जरूरी है। जैसे 334 में सीटों के आरक्षण से संबंधित है, और वही आप देखोगे कि 337 में ये एंग्लो इंडियन के शैक्षिक अनुदान से संबंधित है ना, क्योंकि एंग्लो इंडियन के मनोनीत जो करते थे वो समाप्त कर दिया गया 26 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो गया था, है ना। जो आंध्र भारतीय समुदाय के तो 2 सदस्य जो रहते थे, जो उनका मनोनयन किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया। और 339 में क्या है आपका, ये इसमें बताया गया कि संघ का कंट्रोल रहेगा किस पे, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, है ना, उनके प्रशासन से संबंधित,
ठीक है ना। और जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित जो चीज होगी उस पर केस किसका रहेगा, संघ का कंट्रोल रहेगा। तो 339 इससे रिलेटेड है। चलिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, जो ऊपर बता रहे थे हम वही बता रहे हैं कि आपको आंसर तो मिल जाएगा कि 3 होना है, लेकिन ये समाप्त कर दिया गया, अब इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, ठीक है ना। और बाकी आर्टिकल बहुत दूर दूर के दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको पार्ट पता है कि किस पार्ट से कितने पार्ट तक कौन से आर्टिकल है, और या फिर एक आइडिया लगा रहता है ना उससे कि अनुसूची कहाँ से कहाँ तक ये पता रहती है, तो उससे अंदर लग जाता है। अब जैसे ये बहुत दूर दूर के आर्टिकल थे तो अब यहाँ भी लग जाता है कि हाँ यहाँ पर ये होगा। अब जैसे 221 है, 121 है, 139 है, बड़े दूर दूर के आर्टिकल है इनके बारे में। जैसे 221 में क्या है, हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके वेतन आदि से संबंधित है, ये पार्ट 6 में जाएगा। और भाई 121 में आओगे तो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है, किसके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कर्तव्य होते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते आप संसद में, तो इसमें प्रतिबंध है। ये हो जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, इनको कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं, जैसे आर्टिकल 105 में विधायकों को सांसदों को मिले होते हैं। तो 139 किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है इसमें, है ना 139। तो 4 आर्टिकल देखिए। निम्न में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, अब आपको बताना कौन सा, तो सीधा सीधा दिख गया है नीचे जाते ही, क्योंकि आर्टिकल 48 इससे संबंधित है, पर्यावरण से लेकर है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ये सीधा सीधा इसका आर्टिकल था, आर्टिकल 50। बाकी 3 आर्टिकल सही हैं। और एक और चीज़ है, अगर पॉलिटी में आप देख रहे हो तो पार्ट 5 तक नहीं तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों के आर्टिकल आपको बताना चाहिए सही से, है ना। बाकी तो बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है वो तो बनाए जाते हैं। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी, बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में, ठीक है ना। चलिए, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, ये थे बलवंत राय मेहता। और ये कमेटी जो बनी थी ये 1957 में बनी थी, और ये हमने याद कर रखी थी बैक्स के हिसाब से, बैक्स ऐसे करके। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, और ये जीवी राव समिति थी, और ये थी एल.एन. सिंघवी। इस तरीके से याद कर रखी थी, इनकी डेट भी उसी तरीके से लिखी थी कि ये 1957 है ना, ये 1977, ये आपके 1985, और ये थे आपके 1986। तो ये क्रम था, तो बैक्स के नाम से याद कर रखा था बैक्स। तो चारों ये संबंधित थी आपकी पंचायती राज से रिलेटेड, है ना। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी राव, एल.एन. सिंघवी, और बाद में एक आ जाती थी थुंगन, क्योंकि क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको, आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। फिर से एक बार याद कर लो ना उसको, तो बार बार दिक्कत नहीं करेंगे। थुंगन का जो था वो 88 में आई थी उनकी, है ना। क्रम का भी तो पूछ लेता कभी भी, इसलिए मैंने क्रम से याद किया था। फिर इसको आप याद कर सकते हो। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अच्छा देखो, जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है या जितना भी वो एरिया जहाँ हमें विकास करने की जरूरत है, वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। पंचायती राज सिस्टम को पूरी तरह से लगते पहले उससे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन उसी से था ये बलवंत राय मेहता समिति। अब 3 सेक्टर में आप बांट दोगे उसको, है ना, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हम मेंस के क्वेश्चन कर रखे हैं इस तरीके से हम करेंगे ना, गाँव, ब्लॉक, जिला, तो यहाँ ग्राम पंचायत होगा या ग्राम समिति बन जाएगी, है ना। तो जहाँ जिला पंचायत समिति होगी, और इन सब के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है ना। लेकिन ब्लॉक के और जिला के इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो ये सदस्य चुनते हैं वो सदस्य आपस में मिलकर के अपनों के बीच में से बनाते हैं, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है भाई, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक होगा तो अनुपात में सबको मिल जाएगा, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करती है ना। अब इस हमारे देश में अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अगर होती तो राहुल गांधी को भी हिस्सा मिल रहा होता सरकार में, और अखिलेश यादव जी को भी मिल रहा होता, और बीजेपी की पार्टी में जितने उनको भी मिलता, तो क्योंकि अनुपातिक रूप से हो जाता ना मामला। तो चलो ठीक है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान बताओ कौन कौन से आर्टिकल, किस किस के तुमने आर्टिकल सुन रखे हैं बताओ। संघ लोक सेवा आयोग का आपने सुनते हो, चाहे स्टेट पीसीएस कमीशन हो, तो आप देखते हो 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक चर्चा कर रखी है। तो ये संविधान में है, तो संवैधानिक आयोग तो ही है। वित्त आयोग का आर्टिकल आपसे पूछो आप पट से बता दोगे 280। योजना आयोग का आर्टिकल बताना मुझे, योजना आयोग का आर्टिकल नहीं बता पाओगे, तो एक संवैधानिक निकाय नहीं, यही नहीं है योजना आयोग। 2015 में लिखाया गया था, इसको हटा करके नीति आयोग को, ठीक है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। पंचायत में देख रहे क्वेश्चन बलवंत राय मेहता, उसके बाद फिर वो आ गया था, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया। तो पंचायती सिस्टम बहुत जबरदस्त है, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना। तो ये है आपका भाग 9, ठीक है ना। किसमें की है, भाग 9 में। 9 सही बोलोगे, भाग 11 में देख लेना। तो भाग 9 ही है, ठीक है ना। भाग भी सारे पता मुझे, मैं बोलूँ भाग है, अनुसूचियाँ हैं, ये पता हो। 48 क्वेश्चन देख लेते। निम्न में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो आपको मालूम ही है, 243 आई। पति ने पत्नी को आवाज लगाई, हे लक्ष्मी। लक्ष्मी ने आवाज दी अंदर से, आई क्या लेके आई, पर्स लेके आई पति जी का। वो मैं ऐसे याद कर लिया था उसको। तो 243 आई, ये राज्य वित्त आयोग है, राजस्व बंटवारे के लिए, मतलब पैसे से संबंधित है ना मामला। तो मैंने कर लिया आई, वो थोड़ा सा कोई मूवी वगैरह देखा था उससे सीन बन गया था। चलिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर नहीं थे किसमें, नवी सूची में। ये नवी अनुसूची है। वो जो ऊपर आपने देखे थे पंचायत वाले को, वो भाग था, भाग 9। ये भाग नहीं है, ये नवी अनुसूची है। तो देख लेना किस तरीके से पढ़ना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से यही तो पता चलता है। लिख तो रटना नहीं है, उनसे आइडिया भी लेना है जब आप पढ़ोगे अपना। तो और रटना है, रटने वाली चीज रट लो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अभी इन सब पे ध्यान देना, सही नहीं है, सही है। तो यहाँ है केवल में तो यूपीएससी वाले भी काट देते हैं यार, केवल का कोई चक्कर नहीं है। इसका मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्रीय अधिकार है, ये सही है। निम्न राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। अरे हमारे नीतीश बाबू जी आगे, बिहार में ही था ये टाइम भी, खूब सरकार बनी लगातार। अब तुमको क्या करना, कुछ करंट का नहीं भाई। 2 या 3 पेपर हो रहा है 1967 से 1971 के बीच की बात कर रहा है, तो करंट क्वेश्चन का है।
निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? क्या पूछे हैं? कौन सही नहीं है? चलो सीधा आंसर चले जाते हैं। बाकी ये तीनों सही है, यही गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यार ये तो हमें वैसे भी आता है, बच्चों को याद है। प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो जाकिर हुसैन तो नहीं थे। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया सकता? अरे जो भारत सरकार नहीं लगा पाएगी तो उसे राज्य सरकार लगाएगी, और राज्य सरकार लगाती है टोल टैक्स। ठीक, सेवा का शिक्षा का सीमा कर सब भारत सरकार लगा सकती है, बाकी टोल टैक्स लगाती है आपकी राज्य सरकार। अब राज्य सरकार तो लगाएगी ना, आपका संघवाद है तो राज्यों को भी तो अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ धन दौलत पैसा राजस्व चाहिए। अब तो जीएसटी आ गया तो उसमें भी बंटवारा हो जाता है। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और उपमंडलीकरण आ गया ना ग्लोबलाइजेशन से। एलपीजी की जो नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, प्रधानमंत्री उस समय कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर होगी? आप देख रहे हो कि प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, नहीं राज कंट्रोल की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। ये बात तो बोलने जा रहा, ट्रस्ट की बात करते हैं। इनकी बात ही अलग है गांधी जी की तो बात ही अलग है भाई। क्यों? क्योंकि उनके सिद्धांत ही अलग थे। वो कहते थे कि तुम मालिक नहीं हो इस संपत्ति की, प्रकृति ईश्वर की देन है सारी की सारी, है ना। तो उस संपत्ति के तुम मालिक नहीं, तुमसे ट्रस्टी हो, इसलिए गरीबों के कल्याण के लिए काम करो। निम्न में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, बस ग्रामीण उद्योग को छोड़ दिया जाए तो 3 है। अब रटना पड़ेगा सीधा सीधा भाई, इसमें कौन सा जो है रॉकेट साइंस लगने वाली है। और ये क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो जबकि देखो ये जो है आपका नाबार्ड ने इसकी स्थापना करी थी, नाबार्ड के अंतर्गत ही जो है त्वरित अवस्थापना विकास कोष ये जो है आपका, इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1995-6 में। तो है तो पुराना ही, जब पहले हुआ सवाल आ रहा है 2013 में, तो मतलब रिपीटेड में जो योजना पहले रही है उनको याद करना चाहिए। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री जब से बनी थी 2014, 15-16 में बहुत सारी सरकारी योजनाएं स्टार्ट हुई थी, तो वो सब आपको याद रखनी चाहिए, कभी भी पूछ ले थोड़ा बहुत तो दिख रहे हैं। और चर्चा में अगर करंट में रखी है तो फिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होगी? किसी देश की अगर तुम्हें आर्थिक वृद्धि नापनी हो तो सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होगी? तो वो प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है ना। तो भाई घर में सपोज करो कि 5 सदस्य हैं और उसमें से पापा कमाते हैं और पापा की सैलरी 50,000, तो अब हम कह रहे हैं कि उस फैमिली की आर्थिक वृद्धि नापनी है हमको। तो आर्थिक वृद्धि पूरी फैमिली के एक साथ नापे 50,000 या फिर अलग अलग व्यक्तियों की नापे? तो अलग अलग व्यक्ति को पता चलेगी 4 लोगों की जीरो मामला चल रहा है, सबको समान भागीदारी हो वैसी वृद्धि हो तो प्रति व्यक्ति उत्पाद। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक भी है, LIC भी है, IDBI भी, उपयोग सभी है। ठीक है, रट लो, ऐसी चीजें तो रट लिया तो बेहतर है। स्वाधार योजना किसके लिए थी बताओ? और ये भी योजना कोई आजकल की नहीं है, पुरानी योजना है ये आपकी जो है 2001-2 में लाई गई थी। और कौन लेके आया था इसको ये भी आपको बता दें, ये आपका लेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। स्वाधार योजना लिखाई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इससे आपको आंसर मिलेगा होगा कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए तो मतलब ये सारा जो महिलाएं उनको स्वाधार गृह में रखा जाएगा तथा व्यवसायिक जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा, ये उससे रिलेटेड था। तो ये भी पूछ लिया। देख रहे हो कहाँ की योजना पूछ रहा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका मतलब जैसे ग्राम उदय हो रहा हो, तो जैसे ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ये सब आए तभी तो ग्रामोदय होगा। गाँव का उदय कब होगा? तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना था इसका मेन मकसद। और ये योजना भी आजकल की नहीं है, ये भी 2000 की है। अब आप सोच रहे हो 13 में इसके लमसम वाली योजना कितनी पूछी गई है? भारत में निम्न में से कौन एक उत्पाद सामान्य निर्यात नहीं है? अब ये करंट का क्वेश्चन मान सकते हो इसको कि भारत में निम्न में से कौन एक उत्पाद सामान्य निर्यात नहीं है। करंट का भी नहीं मानो, वैसे नॉर्मली मान लो कि आप क्या क्या निर्यात करते हो। गेहूं निर्यात करते हो, देखा, चावल को देखा है, चीनी को देखा है। दालें हमारे यहाँ सामान्यतः निर्यात नहीं की जाती हैं, अपने यही तरह कंजप्शन हो जाता है उसका, है ना। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी लगभग है। देखो ये क्वेश्चन करंट का है तो ये हमारे हिसाब से नहीं है सही। ठीक है। फेमा को अंतिम रूप से लागू कब किया गया? भाई 2002 में लागू किया गया इसको, सीधा रट लो इसको फेमा को। और फेमा ज़्यादा रहता है वैसे चर्चा में, तो आने का बना रहता है तो रट लो इसको फेमा को 2002 वाले को। ठीक है ना। आगे बढ़े तो आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा कुछ कि कुछ उद्योगों के नाम दे रखे हैं, कुछ आगे जो है स्थानों के नाम दे रखे हैं, है ना। अब ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो कागज, सीमेंट, लोहा इस्पात और खनिज ये उद्योगों के नाम है। कागज के मामले में आपको मालूम है कि टीटागढ़, कागज के मामले में क्या है? टीटागढ़, ये वेस्ट बंगाल की जगह है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो A का 3 मिल गया और A का 3 खोजो, सिर्फ एक ही था। मिलान वाले क्वेश्चन तो सच में इजी रहते हैं, बस उसमें एक मिल जाए तो ज़्यादा चांस ये रहता है कि वो फिर टकरा जाएगा आपको, है ना। तो कागज का टीटागढ़ से मिल गया। सीमेंट का आपका लखेरी से मिल जाएगा, है ना। और लखेरी आपकी कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए, लखेरी आपकी राजस्थान में। लोहा और इस्पात ये आपका भिलाई में है। कहाँ? भिलाई। और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। खनिज तेल शोधनशाला ये उद्योग कहाँ पर मिलेगा? अंबाला मुकुल। और अंबाला मुकुल आपका ऐसा मत समझ लें अंबाला के नाम से पंजाब में जा रहे हो, ये केरल में है। ठीक है ना। इको मार्क योजना 1991 उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरण प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्न उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया? मतलब बाकी सब किए गए, एक नहीं किया गया, तो वो था आपका औषधि और प्रतिजैविक। चीजें चेंज हो सकती हैं, करंट में भी ये चीजें अपडेट हो सकती हैं, तो उस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। पर इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो ये भी ध्यान हमें रखना होगा। ठीक है, चलिए। काली मिट्टी, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आने लगे। अब ये पहले 2013 का क्वेश्चन है तो ट्रेंडिंग में नहीं था उस समय, अब ट्रेंडिंग में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये कथन है। कारण में मतलब क्योंकि लगा दो। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। यही बात गलत है भैया, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं, खेती के लिए तो उपयुक्त है। पहला पॉइंट तो सही है हमारा, तो ए सही है और आर आपका गलत है। ठीक है, ये बोले तरीका उसमें तो मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, फॉस्फोरस मिल जाएगा, जैव तत्व मिल जाएंगे, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है। मिलते तो है, इनकी मात्रा कम होती है।
है ना। बट एल्यूमिनियम है, लोहे के टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट है, उसके कारण यूज़ करोगे मिट्टी काला होता है थोड़ा, है ना। चलिए, तो काली मिट्टी आपको मालूम की तरफ ज़्यादा मिलती है, कपास होती है दक्कन ट्राइब वाले इलाके में, है ना। वो महाराष्ट्र वाला इलाका है ना, दक्कन ट्राइब वो वाला। तो जैव मंडल प्रभाव, जैव मंडल भंडार, बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं यार से। अवस्थिति पूछना कौन से कहाँ पर है, तो ये तो रट लो आप। ये भी पर्यावरण में क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत रहते हैं। तो जैसे नौकरेक आपका मेघालय, मानस असम, दिहांग जहाँ बोलना बोल दो भैया, हाँ। और अगस्त मलाई केरल में, चारों मिल गए। वैसे तो एक मिल जाएगा तो बाकी सब मिल जाते हैं, नौकरी का मेघालय से मिला दिया हमने, एक है तो वही आंसर आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक घटक कौन सा होगा? ये पौधे कहानी से शुरू होती है भैया। इनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर सब खाते हैं इनको। शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? गैस समूह, तो ये भी आपको रख लेना है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, एक बार नहीं कई बार रिपीटेड में मिल जाएगा और इसी पेपर में मिलेगा तुमको देखने के लिए, है ना। तो कौन सा ऐसा समूह है आप देखिए उसे, है ना। तो ये ऑप्शन आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और भी आपको नाम याद होना चाहिए। CFC होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। एक HCFC होता है ना। तो HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना। O3 रहेगा, PFC रहता है, ठीक है ना। और आपका SF6 होता है, CO2 तो है ही है, जलवाष्प भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, N2O। ये सब नाम याद कर लो इनके, जितने याद रहेंगे फिर आगे क्वेश्चन तुमको आगे और मिलेगा उसी से क्वेश्चन। तो आपका आंसर ये था। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो सकता है भाई? एक ही हो सकता है, महासागर। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी याद रखना, ये तुम्हें फिर मिल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक। अरे PCS में नहीं मिलता, मिल जाएगा। और यार को लगभग सिलेबस तो नहीं है, GS का तो वही है भाई, हिंदी अलग से पढ़नी है बस। PCS में मेंस में नहीं पढ़नी पड़ती, तो लगभग वही है, दोनों पेपर फाइट हो जाएंगे, बस बता रहे हैं। निम्न में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होती है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। कौन सी होती है? बायोस्फीयर रिजर्व, जो भूमि हो सकती है, तटी भी हो सकती है ना। तो ये जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों कहोगे ऐसा? क्योंकि इनमें वन्य जीवन के लिए सबसे सुरक्षित कोर क्षेत्र होता है ना। भारत में टोटल कितने 18 जलमंडल है, 11 तो यूनेस्को की उसमें लिस्ट में शामिल है। और ये ऐसी चीजें हैं जो घटती रहती हैं, ज़्यादातर तो बढ़ती रहती हैं। तो करंट में इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए और देंगे भी। यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्ट्रा सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? बताइए भाई। क्वेश्चन तो डेंजरस है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा। ये सीधा सीधा रखने वाला क्वेश्चन है। 0.05% या इससे कम ये होनी चाहिए, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? बताइए। ग्रीन हाउस गैस भी, ओजोन परत, सड़क भी, प्रदूषण भी, तीनों है, सीधा सीधा दिख रहा है तुम्हें। निम्न में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक मतलब ग्लोबल वार्मिंग माना गया? ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता, ये नहीं पूछ रहा है अभी, क्वेश्चन पीछे था। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो अम्ल वर्षा करने में होते हैं सामने भाई साहब, तो यही नहीं करता फिर। बाकी मीथेन आपने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पड़ रहे थे ऊपर, तो CH4 भी है, CO2 भी है, जलवाष्प भी है ना, CFC है, CFC है, PFC है, N2O है, O3 है, O3 भी है। तो वो सब नाम याद कर लो, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। यही तो चीज़ है एकदम, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका मतलब है कि तुम्हें वो कट टू कट एकदम रट्टे होने चाहिए ऑप्शन सारे उसके, फिर देखना कि पेपर कहाँ हो गया। ये चीज़ें पहली बार आती है तो वही गड़बड़ कर देते हैं। एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है? एजेंडा 21 का मतलब 21वीं सदी है यहाँ, तो यह 21वीं सदी में विश्व का पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये से रिलेटेड है क्योंकि UNEP द्वारा जो प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो को जो आपने पढ़ा होगा अर्थ समिट, तो उसका आधिकारिक नाम रखा था पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और इसमें जो दस्तावेज जारी किया गया था वो सतत विकास से रिलेटेड था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, और उसका एजेंडा 21 नाम रखा गया था। इसलिए 21वीं सदी में जो विश्व पर्यावरण संरक्षण है उस हेतु कार्य योजना थी, तो ये आंसर इसका ठीक है, क्लियर। तो निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का कौन सा है? लाइकेन है भाई, और लाइकेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर याद रखना, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं मिलेगा तो मिलता रहेगा। लाइकेन सैक के नाम से याद रख लेते हैं, सैक मतलब शैवाल और कवक के मिश्रण से लाइकेन है, ठीक है। चलिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि चट्टानों, पहाड़ों, पेड़ों पर या नमी वाले स्थानों पाया जाता है और ये प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होता है। वह प्रदूषण के प्रति तो बहुत सारे लोग रहते हैं, धूल मिट्टी के प्रति हमें खांसी आना शुरू हो जाती है जल्दी, तो खाओ मिठाई लगा निकालेगा पर बहुत सारा। तो लाइकेन है वो संवेदनशील है, और क्योंकि उसका कलर परिवर्तित हो जाता है, लाइकेन का रंग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए है इसको जो है एक सूचक के रूप में मानते हैं। प्रदूषण किस तरह का नाम होता है तो अम्ल वर्षा निम्न द्वारा, देखो आ गया ना ऊपर वाला क्वेश्चन, उसने जो पूछा था ग्रीन हाउस गैस में किसका भागीदारी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण होती है, दोनों थे नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए कभी कभी जब क्वेश्चन लगा रहे हो कोई क्लियर करने वाले हो तो इसमें ध्यान देना चाहिए कि आगे पेपर करते जाओ, कभी कभी होता है कि आगे वाले क्वेश्चन के वजह से पिछले बार आंसर आ जाता है, पिछले वाले क्वेश्चन का, और होता है बहुत अक्सर होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस युग में सही सुमेल है? बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड स्वेस, इकोसिस्टम एपीडी कंट्रोल, इकोलॉजी ट्रांसले, जैव विविधता रिडर, बताइए। सही सुमेल पूछ रहा है तो यही सही सुमेल थे हमारे, तो BRS कोई पार्टी नाम है क्या साउथ की, याद कर लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, स्वेस, ये वाले। बाकी तो इनको अलग अलग से तुम मिलाओगे तो मिलेगा, क्योंकि इकोसिस्टम आपका ट्रांसलेशन मिलेगा। इकोसिस्टम सिस्टम हमारा LVC यादव खतर मिला कर थोड़ा ठीक है, तो LVC यादव जी का सिस्टम मिला ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेट अब याद कर सकते हो, समझिए। इकोलॉजी मतलब लॉजी मतलब अध्ययन करेंगे, रीडर, इकोलॉजी रीडर। जैव विविधता फिर बचा हमारा, तो जैव विविधता APD कंट्रोल से मिला दो, जैव विविधता को APD कंट्रोल से मिला दो। यूरो ऑक्सीजन नियम ऑक्सीजन के मानक है और ये एक वाहन से ऑक्सीजन के लिए सीमा निर्धारित करने की पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्न केसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है?
तीनों ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, सभी तीनों ओके सभी। ठीक है, चलिए निम्न वायु प्रदूषकों में से कौन रक्तधारा की दुष्प्रभावित कर महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कहानी आपको याद होगी। सर्दियों में बोलते हैं कि रूम बंद करके अगर तुम आग जलाते हो उसमें कोयला वोला की आग जला करके सोते हो सर्दियों के समय पे, तो होता क्या है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे रक्त के साथ बहुत जल्दी क्रिया करती है, वो ऑक्सीजन के साथ राइबोफ्लेविन होता है रक्तधारा में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे भी रंगीन और वातावरण में हल्की गैस है, तो हमारे खून में जो उपस्थित होता है ना हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन श्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के तंतुओं तक पहुंचाने का काम करता है। उसका काम क्या है, जो ऑक्सीजन है उसको शरीर के लगभग जितने तंतुओं तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थान पर जब इससे मिल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो फिर तंतुओं को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुटने लग जाता है, और इसका प्रभाव सबसे पहले तुम्हारे मस्तिष्क में पड़ेगा और नाड़ियों पड़ता है और मृत्यु हो जाती है इससे। काफी लोग मरते हैं इससे दम घुटने की वजह से। भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। अब देखो जब भी आएगा 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि 2011 की जनगणना हुई नहीं तो पुराने डाटा है, तो पश्चिम बंगाल है सबसे अधिक सर्वाधिक जनगणना। ठीक है ना, आगे बढ़े। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि रखते हुए निम्न राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा बताना तो उत्तर प्रदेश को टक्कर दे पाएगा क्या। हाँ जी, महाराष्ट्र देगा नहीं, फिर भी बहुत पीछे है, 4 3 2 1। साउथ वाले स्टेट तो वैसे भी जनसंख्या के मामले में बहुत पीछे, तो आंध्र प्रदेश को तो लास्ट में लगा दो और यूपी को तो पूछो मत भाई, इंटरनेशनल लेवल की कंट्रियों को भी टक्कर दे दे। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न विकिरण अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण से तो हम जो खतरा होता है कि ओजोन की परत में छेद हो गया तो पराबैंगनी किरण सीधा आएंगे, कितना नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी इन सब करोड़ों पे आप क्वेश्चन देखते होंगे तो पराबैंगनी किरणों से संबंधित है। किस स्तर के डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, तो 80 डेसिबल, 60 डेसिबल का तो सुनने लायक है ना, क्योंकि जब भी आप ईयरफोन वगैरह सुनते हो थोड़ा सा स्पीकर की वो बढ़ाने होते हो तो वो कह देता है रेज और वॉल्यूम, वो आता है ना उसमें रेज और वॉल्यूम, एक लिमिट उसमें सेट कर रखी है। बाकी इससे संबंधित आपने सुना होगा कि अलका याग्निक को भी अभी सुनने की प्रॉब्लम हो गई थी, लॉस हो गया था उनको, तो उन्होंने शायद इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करी थी कि ज़्यादा आजकल लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, गाने वाने सुनते रहते हैं, मूवी वगैरह OTT सीरीज वेब सीरीज चल रही है तो ईयरफोन बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अपने जानने के लोगों में भी देखता हूँ, उन्हें भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार, एक तो हमारी तो आंखें खराब, ऊपर से कान भी खराब कर लो, इतना इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा यूज करके यही होगा ना। चलो क्वेश्चन ये था कि और इससे संबंधित क्वेश्चन ये एक बार नहीं है, फिर तुम्हें रिपीट में क्वेश्चन मिलेगा लेकिन अंदाज उसका अलग होगा, और ये मान लो कि साउंड पोजीशन से आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। भैया देखो 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे हैं जो 14 वर्ष तक के वो भी आते हैं और 60 प्लस के भी आते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही है इसके, है ना। और बाकी तो भैया आश्रित आबादी तो ऐसी है कि आजकल युवा आबादी पूरी आश्रित है, पूरी मुखर्जी नगर में पड़ी हुई आबादी क्या आश्रित है, बहुत सारे लोग कमा के चलो खुद भी पढ़ रहे होंगे, वरना जाता तो यही है घर वाले भी पाल पोस रहे हैं। अब वो 14 साल से तो बड़ी हैं, वो 60 वर्ष के भी नहीं हुए, तो उस हिसाब से देखो तो कितनी सारी आबादी इंडिया में जो है अभी भी माँ बाप पे ही आश्रित है। तो 87 निम्न संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है, मतलब ये पूरा संघ शासित यूटी जो है उनमें सबसे अधिक लिटरेसी रेट स्त्रियों में सबसे अधिक कहाँ पर है, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, जब सकते हैं तो ज्यादा चांस है कि वो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, ज्यादातर वो सही हो जाएंगे क्योंकि ट्रिक होती होंगी। तो मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, अब हो सकते हैं तो पॉसिबिलिटी दे रहा है, हो सकते हैं चलो कारण पूछा, क्योंकि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। बात दोनों सही करा है, मतलब ये यार दोनों सही हमारी की सही क्या है। ठीक है, चलिए निम्न देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। नहीं मालूम चाहिए यार, पूरी तो 82.5 डिग्री पूरी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे भैया श्रीनगर से कन्याकुमारी, फिर इधर से जो है ईस्ट वेस्ट से ईस्ट मिला दो जी, जब मिलाओगे तो मिलोगे तुम झांसी में। ये क्वेश्चन भी कई बार तुम्हें अलग अलग पेपरों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसी युग में सही सम्मिलित नहीं है, ये फिर से आपका एनवायरमेंट के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में यार, तो यही गलत हो गया। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, है ना। तो इस पे क्वेश्चन आपको देखो थोड़े से टिपिकल होते जा रहे हैं, लेकिन इन सबको तुम जब याद करोगे ना तो आपको वो जो आप दिख रहे हैं ना कि आजकल के पेपर टिपिकल है, टिपिकल कहीं नहीं, उनसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रट जानी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो उसमें हेल्प होगी फिर करने में। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन था शायद 2023 का ही था ना, ये पूछा था क्रम से पूछ लिया था, तो मैं अगर TPS याद कर रहा था, बहुत सॉरी वो जो पालघाट है, बोरघाट है, पालघाट सबसे नीचे है केरल में, बोरघाट है, थालघाट है, ऐसी कुछ वेस्टर्न में, तो जब वो याद हो जाएंगे तो कभी क्रम से पूछ लेगा, कभी थोड़ा सा टफ क्या कर सकता है, तो क्रम से पूछ लेगा, बाकी याद रहना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है भैया, नेचुरल बंदरगाह होंगे तो देखो, तो वेस्टर्न घाट, तो विशाखापत्तनम है तुम्हारा सबसे गहरा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कोई पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है, तो विशाखापत्तनम और कोच्चि 2 और 4 ये दोनों आपके जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, रिपीट में आएगा, तुम देखोगे कि रिपीट क्वेश्चन होगा। विशाखापत्तनम आपका सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है ना, और जो केरल में जो कोच्चि बंदरगाह है वो भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है ये वाला, और ये पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी माना जाता है। और ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो मानव अपनी सुविधा अनुसार बना ले, है ना, कृत्रिम बंदरगाह है, और ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, तुम्हें मिल रहा है, ये सबसे गहरा है, ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और ये तुतीकोरिन बंदरगाह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, ये वाला। चलो, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इन तीनों का है। ओके,